हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो आप लोग और भी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है मूल विधि का आरटीआई, जो स्पेशल है, ओनली स्पेशल है ये यूपीएसआई के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरे मित्र और मेरी बहनें व्रत की हैं उनके लिए जय माता जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं माता रानी से कामना करूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप यूपीएसआई को पक्का निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक चीज़ और कहूँगा कि मेरे राइटिंग पर ना जाइए, क्योंकि राइटिंग तो मेरी ऐसी है कि मुझे भी कभी कभी शर्म आती है। तो बस निगेटिविटी को अवॉइड करके आप लोग जो पॉजिटिव है जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। और मैं घटना चक्र की बुक का जो इतना भी PYQ होगा 2017 और 2021 वाला, मैं उसका भी क्वेश्चन बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा मुझे भी अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मूल विधि का पहला क्लास है और ये है RTI, जिसे कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये 2005 में पारित हुआ था। इसलिए देखिए, RTI एक्ट जो है ये 2005 का है और इसे सूचना, हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये क्या है कि मौलिक अधिकार होता है ना। मौलिक अधिकार आपने पढ़ा ही होगा कितने प्रकार का होता है, जो 19 में है। आर्टिकल 19 में हमें संविधान द्वारा प्राप्त है मौलिक अधिकार उसका। अब देखिए ये क्या है कि ये किस में आता है। तो ये जो है RTI जो है आर्टिकल 19 के एक के अंतर्गत आता है। और ये क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। नेक्स्ट है आपका कि RTI क्यों ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बना कि RTI क्यों ज़रूरी है। तो इसमें एक पॉइंट है, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े कदम है। ठीक। और सेकंड पॉइंट है कि सरकारी अधिकारी, ये जो है ना, ये ऐसे करके इसे क्या बोलते हैं, या वाला, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी विभागों के कार्य को पारदर्शिता बनाने के लिए लाया गया। अब देखिए RTI क्यों ज़रूरी है, आपको छोटे से मैं बता दूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है और इसको लाना क्यों ज़रूरी पड़ा। मान लीजिए कि आपने कोई काम करवाया, मान लीजिए कि सरकार ने किसी चीज़ का टेंडर दिया और उस टेंडर में कितना काम हुआ, कितने व्यक्ति लगे, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना कर दे, कोई पैसा ही ना लूट ले। ठीक। इसके खिलाफ पूरी जानकारी के लिए, और ये क्या होता है ना कि आम जनता भी लगा सकती है जिस चीज़ को, अगर आपको पता करना है। हालांकि इसमें भी और तरीके के होते हैं, मैं अंदर डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन आप ये समझिए कि RTI भारत के लोग लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हो, एक आम नागरिक भी RTI लगा देगा। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए कि हिस्ट्री ऑफ RTI। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता देते हैं कि विश्व एवं भारत सबसे पहले, ठीक ना। तो यहाँ पे पॉइंट एक है कि सबसे पहले RTI का प्रयोग स्वीडन ने 1776 यानी 1766 में इसका प्रयोग किया। RTI का जन्म दाता भी कहा जाता है किसको, स्वीडन को। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि भारत में RTI की मांग सर्वप्रथम राजस्थान में हुई। ठीक। और कौन, अब देखिए ये पहला है, पहले आपसे पूछ सकता है कि RTI का सर्वप्रथम मांग किसने की, तो राजस्थान में हुआ था। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए कि कौन सा राज्य था जिसने RTI को कानूनी मान्यता प्राप्त की, है ना। किसने सबसे पहले कानूनी मान्यता प्राप्त की, तो पहला है तमिलनाडु, है ना, और दूसरा है गोवा। आप याद रखेंगे, राजस्थान ने भैया पहले मांग की, लेकिन कानूनी मान्यता किसने, तमिलनाडु ने दिया, और दूसरे नंबर पर गोवा ने दिया। अब देखिए एक है 1990 के दशक में MKSS, ये क्या है, तो मजदूर, M से मजदूर, K से किसान, S मामले में, है ना। इसका टोटल पूरा
फुल फॉर्म क्या है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, है ना, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो आप इसे याद रखेंगे कि मामले में RTI का प्रयोग हुआ था। ये शायद आपसे पूछ सकता है कि किस मामले में सबसे पहले RTI का प्रयोग हुआ था, तो वो था MKSS। आप याद रखेंगे किस दशक में, तो 1990 के दशक में, है ना। नेक्स्ट करते हैं आपका। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका क्या, असली धारा। धारा को हम सेक्शन कहेंगे और इसे मैंने डिनोट किया है S। धारा को हम सेक्शन कहेंगे और इसको डिनोट किया है मैंने S से। तो आप ये ना समझे कि भैया S1 S2 ये क्या लिखा है, कोई स्लीपर कोच थोड़े ना है ना। तो चलिए S1 जो है, थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हुए हम पढ़ेंगे। S1 है, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में मुझे भाई याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं याद किया हूँ, तो आप लोग भी ऐसे करके याद करेंगे कि स्लीपर कोच। नेक्स्ट है आपका कि धारा, यानी धारा 1 यानी सेक्शन 1 जो है, ये क्या कहता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। किसका, RTI एक्ट के बारे में बता रहा है कि संक्षिप्त नाम। तो संक्षिप्त नाम क्या है, RTI, है ना। विस्तार भैया पूरे भारत में, आप भारत के किसी भी कोने में हो, किसी छोटे कस्बे में हो, सब पे लागू होगा। और प्रारंभ कब हुआ था, तो देखिए प्रारंभ में ना 2 डेट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है, एक होता है अधिनियम, है ना, इसको अधि करके लिख देता हूँ, अधिनियमित। अधिनियमित में क्या होगा कि ये संसद द्वारा पारित, है ना। अधिनियमित मतलब कि पूरी तरह से पारित नहीं हुआ, इस पे अभी पेश किया गया है। जैसे बिल पेश होता है ना, बहस होती है, उसके बाद फाइनली अपने प्राइम मिनिस्टर जी उस पर मोहर लगा देते हैं या साइन कर देते हैं, तो वो लागू हो जाती है। तो ठीक, तो अधिनियमित का मतलब ये समझिए कि पहली बार लाया, मतलब किसी के संज्ञान में आया, बस लाया गया। नेक्स्ट है कि 15 जून को, कब, 15 जून। और देखिए लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में, इसको लागू हो गया। यानी क्या हुआ कि इस पे राष्ट्रपति जी द्वारा मोहर वोहर लगा के एकदम फाइनल कर दिया गया, तो लागू हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति जी मोहर लगा देते हैं, समझिए कि वो फाइनल हो गया। तब या सबसे पहले इम्पोर्टेंट, हर बुक में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले यही पूछा रहता है कि इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे कि धारा 1 में यानी सेक्शन 1 में क्या दिया है कि RTI का संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। 2 मिनट में आप, 1 सेकंड में आप रिवीजन कर लेंगे। संक्षिप्त नाम में RTI से बोला गया है, वैसे इसका नाम पता है, सूचना का अधिकार अधिनियम नाम है 2005। 2005 क्या है कि भाई 2005 में जब पारित होता है ना, तो इनका सीधा सीधा नाम है। ऐसे MB मोटर एक्ट का भी वैसे ही दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए इसमें अब टोटल चैप्टर यानी टोटल जो अध्याय, टोटल अध्याय कितने हैं, 6 हैं। और टोटल सेक्शन कितने हैं, 31 है। आपको पता है सेक्शन मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर बताया है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें अनुसूची यानी शेड्यूल कह ले या शेड्यूल्स कह ले, वो नहीं है इसमें, है ना। तो आप इसे और बाकी में मिलेंगे, क्योंकि ये केवल 31 अध्याय धारा वाला है, तो कैसे ये इसमें क्या होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है, परिभाषा है, किसका, तो परिभाषा दिया है सेक्शन 2 में। सीधा सीधा पूछेगा कि सेक्शन 2 में क्या है, तो आप बता देंगे भैया परिभाषा है, ठीक। और सेक्शन 2A, देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज A ऐसे करके लिखा है। इसमें क्या है, तो भैया इसमें दिया है समुचित सरकार। समुचित सरकार की परिभाषा है। समुचित सरकार क्या होती है, तो विधि द्वारा गठित सरकार। अब विधि द्वारा गठित सरकार क्या होता है, तो भाई जिसका संवैधानिक रूप से हम गठन करते हैं, मतलब सरकार के नियंत्रण में होता है, विधि द्वारा गठित सरकार को ही कहते हैं। जो सरकार चुन के चली जाए उसी को कहते हैं। तो आप बस यही याद रखेंगे कि समुचित सरकार के बारे में दिया गया है, विधि द्वारा गठित सरकार, है ना।
अब विधि द्वारा जैसे कैसे आपको पता है, पहले नॉमिनेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर जनता जाके वोट करेगी, ऐसे करके पूरी तरह से प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। अब समुचित सरकार में क्या है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आती है। राज्य में आपको पता है कौन है, और केंद्र में आपको पता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा सरकार होती है आपको भी पता है। राज्य के लिए राज्य होती है, केंद्र के लिए भाई सबका। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लॉज ई। इसमें क्या दिया है, देखिए आपको जो हिंदी में अगर आप करेंगे तो ए को कब पढ़िएगा, क्योंकि धाराएं ऐसे ही चलती हैं, है ना। तो इसमें दिखा है समक्ष अधिकारी। अब समक्ष अधिकारी क्या होता है, तो इसके बारे में दिया है सेक्शन 2E में क्या दिया है, समक्ष अधिकारी के बारे में। तो समक्ष अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा या विधानसभा के मामले में कौन होगा, तो लोकसभा या विधानसभा के मामले में अध्यक्ष होगा। जैसे आप RTI लगाएंगे, अगर लोकसभा या विधानसभा के मामले में कोई RTI लगाते हैं तो उसका समक्ष अधिकारी जो हेड होगा RTI का, वो कौन होगा, तो अध्यक्ष होगा, है ना। यानी यही जो व्यक्ति होगा जो जवाबदेही होगा उस चीज़ का पूरा देख रेख इसके हाथों में होगा RTI का। और जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि SBI है ना, सबसे घटिया बैंक इसमें एक होता है मैनेजर साहब होते हैं, बाकी सब कर्मचारी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बैंक का ही काम करते हैं। इनका भी हेड ऑफिस कहीं और होता है, सब कुछ अलग होता है, लेकिन ये जहाँ के होते हैं वहाँ के प्रमुख कौन होता है, मैनेजर साहब। तो वैसे ही है, आप समझ जाएंगे कि लोकसभा या विधानसभा के मामले में अध्यक्ष इनके होंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा एवं या विधान परिषद के मामले में सभापति जी होंगे, जवाबदेही। और सुप्रीम कोर्ट के मामले में CJI मुख्य न्यायाधीश होंगे, है ना। जो भी CJI होगा वही मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट है आपका हाई कोर्ट के मामले में कौन होगा, तो भाई हाई कोर्ट का हमने SC लिखा है, मुख्य न्यायाधीश। और ये है प्राधिकरण के मामले में। अब प्राधिकरण के मामले में क्या होगा, केंद्र में तो राष्ट्रपति साहब होंगे, राज्य में राज्यपाल साहब होंगे, और यूटी में प्रशासक। तो यूटी में आपको पता है कि जो प्रशासक जो कार्य करेगा वही होगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2A और क्लॉज F। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन का परिभाषा दिया है कि भैया सूचना क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो सूचना क्या, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर सकें। सूचना को क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम सेव कर लें। जैसे आप इस PDF को मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर रखा हूँ, आपको जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं धड़ाक से PDF दे दूँ, खोज के दे दूँ, इसलिए इसको रखा जाता है। अब रद्दी में करके रखेंगे भैया, दीमक उमक तेल चट्टा पट्टा काट चाट जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए देखिए इसकी परिभाषा दी गई है ना। तो इसमें देखिए सूचना के अंतर्गत में क्या क्या आता है भाई, क्या क्या रखोगे इसके मामले में। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट, दूसरा ज्ञापन, तीसरा ईमेल, चौथे नंबर पे कोई मत आपको पता है मत क्या होता है। पाँचवें नंबर पर सलाह, ऑप्शन छठे नंबर पर प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति, यानी आप अखबार का कटिंग टाइप का, मतलब जो भी है ऑफिशियल तरीके से, कोई किसी और का नहीं। आदेश, ऑप्शन 10वां है कि संविदा या ठेका वाला। 11 नंबर पर रिपोर्ट, मॉडल्स, प्राइवेट कंपनी का डाटा जो सूचना के अधिकार आता है। अच्छा देखिए प्राइवेट कंपनी का डाटा, यानी आप ये ना समझे कि भैया जो टाटा कंपनी है, आपको पता है टाटा मोटर से ले लें, तो वो क्या है, ये प्राइवेट है ना। लेकिन आपको पता है कि आप इसमें प्राइवेट निजी कंपनियों में आप क्या कर सकते हैं, सूचना का अधिकार नहीं लगा सकते, RTI दाखिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट की मामला किसी के बस में नहीं है। हाँ, ये RTI कौन दाखिल करेगा, कि आपको पता है कि टाटा के जितने भी जैसे कि वेपन्स, मतलब कार वार होते हैं, तो कुछ आर्मी के लिए दिए जाते हैं, आपको पता है कि वो लोग अपना RTI लगा सकते हैं, ना कि आप
उसके बारे में कंपनी के पूरा डिटेल बोलने लगे कि भाई आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, आपने कहाँ खर्च किया, ये सब आप नहीं मांग सकते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अच्छे से किया है कि सरकारी विभाग या अधिकारी के अंतर्गत जो कार्य होता है उस प्राइवेट कंपनी से मांग सकते हैं। अब सबसे अच्छा एक एग्जांपल देते हैं। आपको पता है कि पहले टीसीएस पेपर कराती थी एसएससी का, अब एडीक्यूटी कराती है, तो आप इस पे आरटीआई लगा सकते हैं, है ना। अब ना कि आप पेपर के मामले में ही बस पूछेंगे और किसी चीज़ के मामले में आप नहीं लगा सकते। आप नहीं, वो सरकार के अधीन आता है तो लगाई जाती है। अब इसमें भी बताएंगे कि किस प्रकार के निजी भी आप लगा सकते हैं, आपको मिलेगी, लेकिन उसके अलग प्रोसेस होते हैं। अब देखिए, सिंपल हो गया, डाटा हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया है होगा। आपको ऑप्शन दिया होगा ऐसे कि या तो पूछ लेगा कि सेक्शन 2F में सूचना के परिभाषा में कौन कौन आता है, तो आप ये देख लीजिएगा। या ये पूछ लेगा कि सेक्शन 2F आरटीआई का सेक्शन 2F किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 2H सब क्लॉज H। देखिए, सब क्लॉज है पब्लिक अथॉरिटी यानी लोक प्राधिकारी, जिसे पीए बोलते हैं। वो वाला पीए नहीं, पर्सनल असिस्टेंट वाला नहीं भाई, ये दूसरा चीज़ है। तो इसमें क्या दिया है कि, अरे रुक जा, इसमें है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज H में क्या दिया है, पीए की परिभाषा दिया गया है कि पीए कौन होगा। ये पीए अधिकारी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि पीए कौन कौन लोक प्राधिकारी है। तो देखिए, पहला इम्पोर्टेंट है कि अधिकारी या ऑफिसर, निकाय, कोई संस्था या कोई एनजीओ जो गैर सरकारी संस्था हो, में तीनों तभी पीए मानी जाएंगी जब संसद या संविधान या विधानमंडल समुचित सरकार इनको गठन करेगा या नियुक्त करेगा। अब समझ में आ गया कि पीए कौन होगा। भाई कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा पीए नहीं बनेगा। जो मान लीजिए कि आपने कोई एनजीओ खोला, है ना, अगर इस पे सरकार की मान्यता दे दे कि हाँ भाई ये गैर सरकारी है, सेमी गवर्नमेंट तरह से काम होगा, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे या बॉडी निकाय जो भी होगा उच्च अधिकारी, वो पीओ बनेगा, ना कि कोई और। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर एक बार कमेंट कर ले, मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है मैं अपना 100% दे रहा हूँ, जैसे मैंने समझा है आपको भी समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट नोट है क्या, कि एनजीओ सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। हर एनजीओ पे आप आरटीआई या पीए ये सब नहीं हो सकते हैं, वो सरकार के कंट्रोल में होगी, वही होगी। अब देखिए, सेक्शन 2J यानी हिंदी में बोल दे कि इया, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि सूचना के अधिकार की परिभाषा। अब सूचना के अधिकार की परिभाषा दिया है, तो क्या है कि आरटीआई वो अधिकार है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत किसी पब्लिक यानी पीए द्वारा दिया जाता है, और इसमें शामिल है, देखिए ये बोल कर रहा है कि सेक्शन 2J में क्या दिया है कि अधिकारी के द्वारा जो भी दिया जाएगा उसको शामिल किया गया है। अब जैसे कि आपने कुछ चीज़ मांगा, तो उसका रिकॉर्ड देखिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, या कोई नोट्स दे सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड के सिंपल दे सकते हैं, सर्टिफिकेट सिंपल्स, फ्लॉपी, वीडियो टेप, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो ये सब आती हैं सूचना के अधिकार में, है ना। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शन सेक्शन 3
ये 2017 में शायद कि 2021 में, मुझे आई थिंक याद नहीं है, लेकिन ये PYQ में मैंने घटना चक्र की बुक में देखा था इसे। RTI सभी नागरिकों को प्राप्त है, 19 का 1 है ना, सभी नागरिकों को प्राप्त है। अब देखिए, क्या कोई भी RTI एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। RTI तो कोई भी सभी नागरिकों के लिए प्राप्त है, लेकिन किसके लिए? तो केवल भारतीय, जो भारतीय नागरिक होंगे भैया वही मांगेंगे, ना कि विदेशी कोई आकर मांग ले। अब देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यानी लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। बाध्यताएं मतलब क्या समझ सकते हैं? रोक, अवरोध, जो भी समझ लें। क्या है कि इसमें आएगा डॉक्यूमेंट, जानकारी या सूचना को सुव्यवस्थित का जिसे जब जानकारी मांगी जाए। यानी क्या है कि जानकारी और सूचना को आप जब भी जानकारी मांगा जाए तो आप तुरंत उपलब्ध करा के रखेंगे, यानी अरेंज करके रखना है। इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अरेंज करके रखेंगे भाई। अगर आज अभी मांग दिया तो मुझे तुरंत ला कर देंगे आप, मेरे टेबल पे ये जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव रखें। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 है, लोग सूचना अधिकारियों का पदनाम। अब पदनाम के बारे में दिया है, इंग्लिश में आप देख लेंगे, डेस्टिनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एक बार फिर आपको बता दें कि भैया मेरी राइटिंग पर मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत है खतरनाक है कि डॉक्टर भी शर्मा जाए और मेडिकल वाला तो देख के दवा ही ना दे। नेक्स्ट है आपका कि लोग प्राधिकारी यानी PA को सूचना देने के लिए अपने अधीन कार्यालय यानी ऑफिस में तैनात करेंगे। कौन करेगा? यानी सीधा सीधा दिया है कि भैया PA की नियुक्ति कौन करेगा, सीधा सीधा आप ये ऐसे समझ लें, है ना। तो देखिए, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इसे बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं? CPIO। जो केंद्र में होगा उसे CPIO बोलते हैं, और जो राज्य में होता है राज्य लोक सूचना अधिकारी तो SPIO। तो जो देखिए ये क्या है? ये जो PA है ना, ये जो PA हैं पब्लिक, इन PO का नाम है। अगर सरकारी केंद्र में होंगे तो केंद्र में इन्हें CPIO बोलेंगे, और स्टेट में होंगे तो SPIO बोलेंगे। बस इतना ही है। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि कितने CPIO और SPIO के ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। मान लीजिए कि RTI एक्ट में RTI इसमें कितने CPIO और SPIO को नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें क्या लिखा गया कि कोई निश्चित संख्या नहीं है भाई, आपकी जितनी मर्जी उतनी कर लो, जितने की ज़रूरत हो उतने अधिकारी को तैनात किया जा सकता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट है, सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है सेक्शन 6। क्या कह रहा है कि RTI द्वारा सूचित मांगे जाने वाले आवेदन, अरे सॉरी मैंने क्या पढ़ दिया, RTI द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन कैसे आप मांगेंगे, ये इसके बारे में बता रहा है सेक्शन 6 में। तो पहला क्या स्टेप है कि आप अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो आप लिखित में ऑफलाइन कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन करेंगे। दूसरा है भाषा, हिंदी या इंग्लिश या क्षेत्रीय भाषा। तो आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपको भोजपुरी आती है मान लीजिए, तो आप जाके भोजपुरी में अप्लाई करेंगे। और अप्लाई किस माध्यम से करेंगे? अगर कंप्यूटर चलाने आता है तो भैया ऑनलाइन कर दोगे, और नहीं तो जाके किसी से लिखवाओगे, एप्लीकेशन करके भेजोगे। अब देखिए इसके बारे में एक चीज़ और दिया है कि भैया अप्लाई तो कर ही दोगे, हम फीस भी लेंगे तुमसे। कितना? तो 10 रुपया, 10 रुपया फीस हम लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 RTI लगाया, क्या है यार RTI को क्या क्या लिख रहा हूँ मैं,
RTI, मान लीजिए कि आपने 2 RTI लगाया तो 10 रुपया 10 रुपया एक को, यानी टोटल आपको 20 रुपया। आप अगर ऑफलाइन भेजें तो भैया पोस्ट द्वारा और कुछ पैसा लग सकता है, डाक द्वारा। नेक्स्ट है आपका S7, यानी सेक्शन 7 में क्या है कि आवेदन का निपटारा। भैया डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, वो वाला डिस्पोजल ना समझे ये वाला डिस्पोजल आप ना समझेंगे, है ना डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, यानी इसके बारे में दिया है हिंदी में कि आवेदन का निपटारा। आप कितने दिन में आवेदन को आप उसका समस्या का समाधान देंगे, इसके बारे में। तो सूचना देना कब तक अनिवार्य है, ये है। तो कितने दिन, है ना। सूचना, मान लीजिए कि आज आपने अप्लाई दिया तो आपको कितने दिन के भीतर में वो अधिकारी आपको सूचना का आपका वो करेगा, निपटारा करेगा, वो बता रहे हैं। तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिन से भीतर, भाई इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं क्या, कि 30 दिन के भीतर में। अब नेक्स्ट है आपका, ये इधर नहीं होता है क्या, हाँ हो गया। 30 दिन के भीतर में आपने सूचना को निपटाना करना होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि यदि सूचना किसी जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटा के अंदर में, यानी इसके मतलब क्या हो, देखिए मान लीजिए कि आपने कोई RTI लगा दी। अगर नॉर्मल RTI है तो 30 दिन के भीतर में जो केंद्रीय वाला CPIO बोलते हैं और इसे SPIO निपटारा करेगा। मान लीजिए कि किसी के एकदम जीवन संबंधित है, स्वतंत्रता है, संप्रभुता के बारे में है, तो उसके 48 घंटे के भीतर में RTI का अप्लाई आएगा। अब मान लीजिए कि इम्पोर्टेंट ले लें, इम्पोर्टेंट किस चीज़ के ले लें, मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट है, किसी के बारे में जानकारी, किसी जैसे निजी कंपनियों में RTI लगाते हैं ना, कि आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाया जाता है कि उसको ट्रैक करने के लिए कंपनी से परमिशन मांगी जाती है। तो अगर ऐसी है, बड़ा कोई कांड करने वाला है, तो 48 घंटा के अंदर में उसका रिप्लाई करेंगे वो। और आपको पता है कि RTI किस पे दिया जाएगा, तो सरकारी कंपनियों में किसी भी चीज़ पे आप RTI लगा सकते हैं, बस निजी में नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी छोटी सी कोई कंपनी है और आप उसमें RTI लगा के मेरा तनख्वाह, मेरे कितने वैकेंसी है, ये सब चीज़ों के मामले में आप पता नहीं कर सकते हैं। सीधी बात आप ऐसे समझ लें। नोट में है कि यदि सूचना का अधिकारी तय सीमा। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से मिलते हैं, द एंड हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसके बारे में दिया है कि अगर सूचना का अधिकारी तय सीमा में ना दे तो भैया वो फाइन भी देगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस पर कम से कम 100 कमेंट और 10 सब्सक्राइबर और 200 व्यूअर आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, वरना मैं इसको बंद कर दूंगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।